हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर में हम एनर्जी की जब बात करते हैं तब हमने उसकी एक एनर्जी के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो अगर वो मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी एंड वी कैन कैलकुलेट इट बाय 1/2 mv²। मास जो होगा उसको आपको हाफ करना पड़ेगा और उसको वेलोसिटी के स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिल सकती है। अब आज जो है वो हम एनर्जी का और एक फॉर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। हमारी रूटीन लाइफ में भी हम पोटेंशियल वर्ड बहुत बार यूज़ करते हैं, है ना। पोटेंशियल का मतलब आप कभी कभी बोलते हो कि यस आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप ये कर सकते हो, है ना। मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि एबिलिटी टू डू दैट एक्शन, आप ऐसे भी उसको बोल सकते हो। तो पोटेंशियल वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है फिजिक्स में, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल की, तो और एक एग्जांपल अगर हम ले तो आपको बो एंड एरो पता होगा। अगर बो की जो स्ट्रिंग होती है उसको आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे खींच के रखोगे, फिर उसको आप छोड़ देते हो, पहले जैसे उसको खींच के आपने जो रखा है तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज़ कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जब आप उसको छोड़ दोगे तो जो वो एरो होगा वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे जाएगा। जितना आप टाइटली उसको ऐसे खींच के रखते हो स्ट्रिंग को, बो की स्ट्रिंग को, उतना वो जो वेलोसिटी होगी जो एरो की वो बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन की हिसाब से उसके पास कुछ एनर्जी है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है, अगर कोई चीज़ की अगर आप पोजीशन चेंज करते हो या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके हिसाब से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ किसी चीज़ की अगर आप जो पोजीशन है वो अगर चेंज करोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। और एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अर्थ जो है उसका जो क्रस्ट है वो दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, है ना। इसका मतलब ये हुआ उसमें कुछ डिसकंटिन्यूटी है, तो उसको हम फॉल्ट लाइंस बोलते हैं। तो आपको पता होगा वो लाइंस जो होती है उसकी पोजीशन जब चेंज होती है, आपको पता है ऐसी प्लेट्स हम बोलते हैं और उसके ऊपर जो है पूरी अर्थ जो है वो उसके ऊपर रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसमें उसकी पोजीशन में थोड़ा भी चेंज आता है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। तो ये जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी बॉडी है, कुछ भी है, तो उसकी पोजीशन के हिसाब से या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। अभी मैं और एक एग्जांपल लेके अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी समझाऊँ तो पर्टिकुलर यहाँ पर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अभी बात करने वाली हूँ। तो मेरे पास सपोज एक कुछ बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है। तो ये जो बॉडी है उस पर अर्थ जो है वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी और आपको ये भी पता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की तरफ होता है और दैट इज़ mg। कैसे आप उसको डिफाइन करोगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको न्यूटन सेकंड लॉ पता है F=ma। अगर एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो उसको आप लिख सकते हो F=mg। तो यहाँ पर जो है ये जो बॉडी है या फिर बॉल ले लिया आपने, उस पर जो फोर्स लग रही है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स और वो डाउनवर्ड्स लग रही है। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से h जितनी हाइट पर, यहाँ से उसकी हाइट जो है उसको h जितनी लेके यहाँ तक ऊपर तक ले जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉडी है उस पर मुझे उसको ऊपर ले जाने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और ऑब्वियसली वो फोर्स कैसा होगा, तो जितना है इसको नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो हम इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स कितना लगाएंगे, mg जितना।
और उसको h जितनी हाइट पर हम यहाँ से ले जा सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि वर्क डन यहाँ पर हमने कितना किया, तो वर्क इज इक्वल टू आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप लिख सकते हो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ है, तो फोर्स इंटू क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स कितनी लगी है, mg जितनी, और जो डिस्टेंस है दैट इज h। यहाँ पर हमने ऐसा कंसीडर किया है कि हम अर्थ की सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे, मतलब h इज़ वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये हुआ, ये लेने की जो रीज़न है वो चैप्टर 8 में आप पढ़ने वाले हो कि अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं या फिर अर्थ की सरफेस से अंदर आते हैं, तो दोनों ही टाइम जी की वैल्यू मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती है। हम अर्थ की सरफेस पर अगर खड़े हैं तो जी की वैल्यू हम नॉर्मली लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कभी कभी अप्रोक्सीमेटली 10 भी हम ले सकते हैं, लेकिन अगर अर्थ की सरफेस पर हो तभी ये चीज़ आप ले सकते हो। अगर उससे आप ऊपर ज़्यादा हाइट पर चले जाओगे या फिर डेप्थ में जाओगे तो उसका मतलब जी की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम अर्थ की सरफेस से बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं गए, दैट मीन्स एच इज़ वेरी लेस देन आर है, तो हम जी की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 9.8 जितनी ले सकते हैं, उसमें कोई चेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमने जो रखी थी बॉडी, उसको यहाँ पर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी डाउनवर्ड्स, मुझे उसको यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाना है एच हाइट पर, मतलब उसकी मुझे पोजीशन चेंज करनी है। तो उसके लिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया। आपको लग रहा होगा कि आपने क्यों जनरल फॉर्मूला नहीं ली, तो वो भी ले सकते हो, W = FD cos थीटा, ये भी चलेगा। देखो आप यहाँ पर फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ हम लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही हो रहा है, तो हियर थीटा विल बी 0 एंड cos 0 इज 1। तो हमारी जो फॉर्मूला है वो यही बनेगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है mg और डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, h, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो इतना वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अभी अगर हम बात करें कि इतना हमने वर्क किया, तो वर्क की हमें यहाँ पर जो कोई भी चीज़ यहाँ है उसकी हमने पोजीशन चेंज की, तो उसके हिसाब से उसकी जो एनर्जी है वो चेंज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पोजीशन के हिसाब से उसने जो एनर्जी हम मिली है, एनर्जी क्यों मिली, क्योंकि हमने वर्क किया, तो वर्क की वजह से उसमें इतनी एनर्जी स्टोर होगी और वही एनर्जी को हम बोलते हैं नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। तो इक्वल्स V इक्वल्स आप लिख सकते हो mgh। तो आपके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला हो गई दैट इज mgh। तो ये mgh हमने कैसे लिखा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क किया। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही थी लेकिन हमने उसके अगेंस्ट ऊपर ले जाया, हमने जो भी हमारी चीज़ थी उसको हमने ऊपर की तरफ ले गए, तो उसके अगेंस्ट ले जाने की वजह से जितना वर्क हुआ है उतनी उसमें एनर्जी स्टोर होती है, और वो जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम लिख सकते हैं mgh। तो ये इक्वेशन से भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर h चेंज होगा, हाइट अगर चेंज होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। अगर कोई चीज़ यहाँ पर है उसको यहाँ से अलग अलग हाइट पर आप लेके जाओ तो h चेंज हो जाएगी। अगर h चेंज हो रही है इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की ये आपके पास फॉर्मूला हो गई। अब इसको मैं और एक तरह से आपको समझाती हूँ। देखो आप, अगर आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी है उसका आप डिफ्रेंसिएशन निकालो अगेंस्ट h और उसकी अगर नेगेटिव वैल्यू लोगे आप दैट विल गिव यू फोर्स। मतलब यहाँ पर आपको फोर्स मिल सकता है नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो आप यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं d/dh ऑफ v, ठीक है, इसका मैंने डिफ्रेंसिएशन लिया है v दैट इज mgh। तो यहाँ पर m और g तो कांस्टेंट है तो h का ही डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या मिला, mg इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है और उसका आप डिफ्रेंसिएशन निकालोगे और उसकी नेगेटिव वैल्यू आप लोगे दैट विल गिव यू ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ये चीज़ के बाद और एक बात हम देख सकते हैं,
कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, सपोज मैंने एक बॉल ले ली जिसका मास कुछ m है, और अगर हम उसके फ्री फॉल की बात करें, अभी मैंने उसको नीचे की तरफ छोड़ दिया, पहले मैंने उसको पकड़ के रखा है, सपोज अभी मैंने सोचा कि अर्थ की सरफेस से उसको मैंने h हाइट पर पकड़ के रखा है, तो आपको पता है उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी होगी, अभी आपको उसका इक्वेशन भी पता है, दैट इज mgh। h हाइट पर है तो उसके पास mgh जितनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या हो रहा है, मैं उसको छोड़ देती हूँ यहाँ से, दैट मीन्स फ्री फॉल। अगर फ्री फॉल है तो हमारे पास उसका इक्वेशन है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। ये इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो अगर उसको मैंने पकड़ के रखा है दैट मीन्स फ्री फॉल है, तो u इक्वल्स 0 आप लिख सकते हो, और एक्सेलरेशन दैट विल बी g। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बना, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gd। अगर हम इसको दोनों ही तरफ 1/2 m से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इक्वेशन क्या होगा, 1/2, और डिस्टेंस जो है उसको मैंने h ले लिया, तो 1/2 m से उसको भी मल्टीप्लाई करो तो 2 and 2 विल बी कैंसल आउट, तो आपका आंसर कुछ ऐसा हुआ 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप समझोगे कैसे, इसको आपको ऐसे समझना है कि पहले आपने इसको ऐसे पकड़ के रखा था, तो उसके पास पकड़ के रखा है दैट मीन्स वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 थी, लेकिन h हाइट पर उसको पकड़ के रखा है दैट मीन्स उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी थी, mgh। अभी आप उसको छोड़ रहे हो तो फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल की वजह से उसकी क्या होगी, हाइट तो कम हो रही है, हाइट कम हो रही है, उसका मतलब ये हुआ कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो रही है, लेकिन सामने आप देख सकते हो कुछ v वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जब ये यहाँ से आप उसको छोड़ देते हो और अर्थ की सरफेस पर वो आता है, तब क्या होती है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, यहाँ पर कन्वर्ट होती है। तो ये चीज़ उसके लिए आपको समझनी ज़रूरी है कि ऑलवेज मतलब ये जो है एनर्जी का कंजर्वेशन ही हुआ, आप ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ भी हम पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होता है और कब होता है, वो चीज़ भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखो ये पर्टिकुलर केस में, फ्री फॉल के केस में आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो पहले उसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, एक चीज़ ये आपको समझनी होगी। और एक चीज़ आप बोल सकते हो, यहाँ पर हम फोर्स, दो टाइप के फोर्स की बात करते हैं, वन इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड अनदर इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसके लिए आप इसको थोड़ा ऐसे सोचो कि अभी हमने एक फॉर्मूला लिखी थी, F इक्वल्स, सपोज मैंने उसको ऐसे लिखा है, एक जनरल फॉर्मूला, इक्वल्स माइनस dv बाय dx। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका आप डिफ्रेंसिएशन निकालो, उसकी नेगेटिव वैल्यू लोगे तो आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, दैट विल बी फोर्स। तो अगर मैं उसको ऐसे लिखूं कि dx को आप इस तरफ ले जाओ तो f dx इक्वल्स माइनस dv। अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, देखो तो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल प्लेस इज x इनिशियल एंड फाइनल प्लेस इज x फाइनल। और अगर v की बात करें पोटेंशियल की तो v इनिशियल टू v फाइनल भी आप लिख सकते हो, और dv है तो उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, v, और उसको अगर आप फॉर्मूला में लगाओगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा बन रहा है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज़ है उसको आप ऑलरेडी जानते हो, दैट इज नथिंग बट वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर पर्टिकुलर अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो सिर्फ देखो आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, दैट नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। मतलब कि ये हुआ कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक यहाँ पर है और उसको मुझे यहाँ पर लेकर जाना है तो मैं उसको डायरेक्टली ये पाथ से भी लेकर जा सकती हूँ, यहाँ से उसको आप ऐसे करके ऐसे भी लेकर जा सकते हो, सेकंड पाथ ये भी यूज़ करते हो, थर्ड पाथ कुछ ऐसा करके भी आप लेकर जा सकते हो। तीनों ही कंडीशन में अगर वर्क डन की अगर हम बात करते हैं तो बोल सकते हो W1 इक्वल्स W2 इक्वल्स W3।
वर्क डन विल बी सेम। उसका रीज़न ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसमें जो वर्क होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, दैट नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। मतलब किस रास्ते से आप उसको कहीं से कहीं पर भी ले जा रहे हो उस पर वो डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो देखो तीनों ही कंडीशन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम ही है, उसमें कोई हमने चेंज नहीं किया है, तो वर्क भी सेम ही होगा। इसलिए मैंने लिखा है W1 = W2 = W3, तीनों वर्क जो होंगे वो सेम ही होंगे। तो ऐसा जो फोर्स है, जैसे मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर आप 12th में भी पढ़ने वाले हो दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, तो और मैग्नेटिक फोर्स, वो जो सारे फोर्सेस हैं दे आर कंजर्वेटिव फोर्स। उसका मतलब ये हुआ कभी भी आप पढ़ोगे कि कंजर्वेटिव फोर्स है तब आप याद रखना कि जो वर्क होता है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है और उसकी वजह से कोई वर्क होता है तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा वो कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होते हैं वो पाथ पर डिपेंड करते हैं कि किस रास्ते से आप उसको लेकर जा रहे हो सॉरी। तो जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, और वो जो फ्रिक्शन और उसकी जो हम बात करते हैं तो उसमें ये जो फोर्स सारी लगती है उसमें कितना वर्क होता है वो उस पर डिपेंड करता है। और कोई भी सपोज अगर हम इसकी बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की, तो अगर आप कोई भी सर्कुलर पाथ से घूमकर वापस फिर से वहीं पर आ रहे हो, क्लोज्ड पाथ आप ले लो नॉट सर्कुलर, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 एंड वर्क डन विल बी 0। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसमें वर्क डन 0 नहीं होता। दोनों में इतना फर्क है, वो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ये चीज़ सारी समझ में आती जाएगी। और यहाँ पर और एक मैं बात बता दूँ, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ उसका भी यूनिट जूल ही होगा, है ना। तो ये चीज़ आज हमने जो पढ़ी है दैट इज अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, और पर्टिकुलर अभी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ज़्यादा बात की है, और उसकी वजह से ही हमारी जो फॉर्मूला बनी है दैट इज mgh, क्योंकि हमने वहाँ पर कौन सा फोर्स लिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से हमने ये फॉर्मूला जो है लिखी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में उसका ही यूज़ करके आगे हमें जो है वो कंजर्वेटिव लॉ के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में।